सोचिए हजारों साल पहले हिमालय की शांत वादियों में कुछ बहुत बड़े ज्ञानी, कुछ ऋषि एक साथ बैठे हैं। हम्म। किसी राज्य पर कब्जा करने की या कोई युद्ध लड़ने की बात नहीं हो रही। नहीं। बात हो रही है एक ऐसी शक्ति की जो दिखती नहीं, पर हम सबके अंदर और बाहर हर पल मौजूद है। हवा यानी वायु। बिल्कुल। वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आखिर है क्या भला, इसके गुण क्या हैं, ये हमें बीमार क्यों कर देती है, और अगर बिगड़ जाए तो उसे काबू में कैसे लाया जाए। सही बात है। आज हम इसी प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में उतर रहे हैं, चरक संहिता के एक बहुत ही खास अध्याय वात कला कलियम अध्याय के जरिए। जी। यहाँ कला का मतलब है गुण और अकला का मतलब है दोष। तो यह अध्याय वायु के गुणों और दोषों का एक गहरा विश्लेषण है। हाँ, और हम देखेंगे कि कैसी ये बातचीत एक सीधे साधे सवाल से शुरू होकर जीवन और ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों तक पहुंच जाती है। और ये पूरी ज्ञान की सभा, ये पूरी चर्चा एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होती है ना। हाँ, जो उस ग्रंथ का पहला ही श्लोक है। मानो किसी ने खड़े होकर बस ये पूछ लिया हो, किंग वायु किमस्य प्रकोपणम उपशमनानि वास्यकानि कथम चानुलोम्यम अनिलस्य अप्रकूपितस्य कर्म कुर्वतः स्यादिति। वाह। मतलब भाई ये बताओ कि वायु के गुण क्या हैं, कौन सी चीजें इसे उकसा देती हैं और कौन सी शांत करती हैं। और ये शरीर में काम कैसे करती है। हाँ, जबकि इसका ना कोई आकार है और न ये कभी एक जगह टिकती है। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब की तलाश करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे उन ऋषियों ने की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल था, वायु के गुण क्या हैं, उसकी पहचान क्या है। इसका जवाब सबसे पहले ऋषि कुश ने दिया। उन्होंने कहा कि हमें वायु को उसके 6 मुख्य गुणों से पहचानना चाहिए। अच्छा, उसकी एक तरह से कैरेक्टर प्रोफाइल। बिल्कुल। श्लोक में आता है, रूक्ष लघु शीत दारुण खरविषधा षड्मे वातगुणा भवन्ति। ओके, तो एक एक करके समझते हैं ना। रूक्ष मतलब ड्राइनेस, सूखापन, जैसे सर्दियों में स्किन रूखी हो जाती है। जी। लघु मतलब हल्कापन, जैसे रुई। शीत मतलब ठंडा। लेकिन ये दारुण, खर और विशद क्या है, ये थोड़े गहरे शब्द हैं। बिल्कुल। दारुण का मतलब है कठोर या खुरदुरा, जो चीजों को तोड़ दे। अच्छा। खर का मतलब है चंचल, अस्थिर, जो एक जगह न टिके, जैसे हमारा मन। और विशद का मतलब है सूक्ष्म और साफ, जो किसी भी छोटी से छोटी जगह में घुस सके। तो ये 6 गुण मिलकर वायु का पूरा स्वभाव बनाते हैं। सूखी, हल्की, ठंडी, कठोर, चंचल और हर जगह पहुंचने वाली। हाँ, ये कोई एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी नहीं, बल्कि वो चीजें हैं जो हम रोज महसूस करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई वायु की पहचान। अब जासूसी का अगला कदम, इसके ट्रिगर्स क्या हैं। अगर ये शरीर में एक विलेन बन सकता है, तो वो कौन सी चीजें हैं जो इसे उकसाती हैं। यहाँ पर ना आयुर्वेद का एक बहुत ही सुंदर और सरल सिद्धांत सामने आता है, जिसे समान से समान की वृद्धि कहते हैं। अच्छा। सो ही धातुनां वृद्धि कारणमिति। समान गुणाभ्यासो मतलब लाइक इंक्रीजेस लाइक। एग्जैक्टली, बिल्कुल सीधा सा मतलब है। जो गुण आप शरीर में बढ़ाना चाहते हैं, वैसी ही गुण वाली चीजें इस्तेमाल करें। तो अगर शरीर में पहले से रूखापन और ठंडापन है और आप वैसे ही रूखी और ठंडी चीजें खाएंगे या वैसे माहौल में रहेंगे, तो शरीर में वायु और बढ़ जाएगी। जैसे ठंड में ठंडा पानी पीने से शरीर की ठंडक बढ़ जाती है। और इसी लॉजिक से इसके उल्टे गुण से शांत करेंगे। हाँ। मतलब गरम, चिकनी और भारी चीजें वायु के रूखेपन और हल्केपन का मुकाबला करेंगी। ये तो सुनने में काफी आसान लगता है। ये आसान लगता है, पर इसी में गहराई है। इसी सिद्धांत पर आयुर्वेद की पूरी चिकित्सा टिकी है। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आई। अगर वायु अदृश्य है, अमूर्त है, तो हम उस पे कोई बाहरी भौतिक चीज जैसे तेल कैसे लगा सकते हैं। ये तो हवा पर हथौड़ा मारने जैसा नहीं हुआ। ऋषियों के मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा। बिल्कुल आया, और इसका जवाब ऋषि बारिच ने बहुत खूबसूरती से दिया। उन्होंने समझाया कि हम सीधे वायु पर काम नहीं करते, तो फिर हम उस माहौल को बदलते हैं जिसमें वायु रहती है। माहौल को बदलते हैं। हाँ, इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए आपका कमरा बहुत ठंडा और खाली है, तो उसमें हवा मतलब वायु आराम से घूमती रहेगी, गूंजती रहेगी। सही बात है। लेकिन अगर आप कमरे में भारी फर्नीचर, मोटे कालीन और सोफे डाल दें, तो वो हवा अपने आप शांत हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। अच्छा। तेल मालिश, जिसे आयुर्वेद में स्नेहन कहते हैं, शरीर के साथ ठीक यही करती है। श्लोक में कहा गया है, तथा विधेषु शरीरेषु वायुराश्रयम गत्वा आप्यायमानः प्रकोपम आप्यते। मतलब
जब शरीर में रूखापन और हल्कापन बढ़ता है। तो वायु को रहने के लिए एक अनुकूल घर मिल जाता है और वो बढ़ जाती है। और जब हम शरीर में चिकनाई, भारीपन और गर्माहट लाते हैं तो वायु को वहां टिकने की जगह नहीं मिलती और वो शांत हो जाती है। बिल्कुल। हम हवा पर नहीं, हवा के घर पर काम कर रहे हैं। वाह, ये तो कमाल का नजरिया है। मतलब प्रॉब्लम को नहीं, प्रॉब्लम के इकोसिस्टम को ठीक करो। जी। यहाँ से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अभी तक हम वायु को शरीर के अंदर की एक छोटी मोटी ताकत समझ रहे थे, लेकिन इसके बाद राजर्षि वायुवेद ने बताया कि ये तस्वीर बहुत बहुत बड़ी है। जी, उन्होंने बताया कि वायु सिर्फ शरीर का एक तत्व नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय शक्ति है। अच्छा। इसके दो चेहरे हैं, एक जब ये संतुलित हो और दूसरा जब ये असंतुलित हो। ठीक है। जब ये शरीर में संतुलित होती है तो ये जीवन की हर क्रिया को चलाती है। उसे तंत्र यंत्र धरा कहा गया है। वायुस्तंत्र यंत्र धरा प्राणोदान समान व्यानपानात्मा प्रवर्तकस चेष्टानाम उच्चावचानाम नियंता प्रणेता च मनसः। तंत्र यंत्र धर मतलब शरीर रूपी मशीन को धारण करने और चलाने वाली शक्ति, द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। एग्जैक्टली। यही वायु हमारे 5 प्राण हैं, प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान। ओके। यही हर तरह के छोटे बड़े शारीरिक काम करवाती है। यही मन को कंट्रोल करती है, सभी इंद्रियों को प्रेरणा देती है, शरीर के धातुओं को अपनी अपनी जगह पहुंचाती है, आवाज पैदा करती है। हाँ, और सबसे बढ़कर जीवन की लौ को जलाए रखती है। ये शरीर की अदृश्य ऊर्जा है, जैसे बिजली किसी मशीन को चलाती है। और जब ये ऊर्जा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम बिगड़ जाता है, जब इसका स्विच गलत दिशा में घूम जाता है, तब यही जीवन देने वाली शक्ति एक विनाशकारी शक्ति बन जाती है। तब ये दोस्त नहीं, दुश्मन बन जाती है। कैसे? कुपितस्तु खलु शरीरे शरीरम नाना विधेर विकारे रूपत्पति बल वर्ण सुखायुषामुपघाताया मनोव्यहर्ष्यति सर्वेन्द्रियाणि उपहंति। असंतुलित होने पर ये शरीर में तरह तरह के रोग पैदा करती है। हमारी शक्ति, हमारा रंग, हमारा सुख और हमारी उम्र सबको नष्ट करती है। मन को बेचैन कर देती है। मन को बेचैन करती है, इंद्रियों को नुकसान पहुंचाती है और आखिर में प्राणों को भी हर लेती है। मतलब जो शक्ति जीवन देती है वही ले भी सकती है। इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। बिल्कुल। और ये सिर्फ हमारे शरीर तक ही सीमित नहीं है। हाँ, राजर्षि वायुवेद ने तो इसे पूरे ब्रह्मांड से जोड़ दिया था। जी, उन्होंने कहा कि जो वायु शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। जब ये प्रकृति में संतुलित होती है तो ये पृथ्वी को उसकी धुरी पर टिकाए रखती है, सूरज, चांद, तारों को गति देती है, बादल बनाती है, बारिश करवाती है, नदियों को बहाती है, मौसम बदलती है। लेकिन जब यही वायु प्रकृति में उग्र हो जाती है, तो प्रलय लाती है। हाँ, तब ये पहाड़ों की चोटियां तोड़ देती है, पेड़ों को जड़ से उखाड़ देती है, समुद्र में सुनामी लाती है, भूकंप लाती है, सब कुछ तबाह कर देती है। इसीलिए उसे भगवान भी कहा गया है, जो बनाता भी और मिटाता भी है। सही। लेकिन ये सुनकर तो मतलब वायु बहुत डरावना और शक्तिशाली लगता है। एक ही शक्ति जीवन भी देती है और प्रलय भी लाती है। ये तो लगभग एक तरफा लगता है। बाकी ऋषियों ने इस पर जरूर सवाल उठाया होगा। उठाया, और जोर शोर से उठाया। ऋषि मरीचि ने कहा, आप वायु की इतनी बढ़ाई कर रही हैं, लेकिन क्या शरीर में होने वाली हर चीज वायु ही करती है? अच्छा, उन्होंने चैलेंज किया। हाँ, उन्होंने कहा, पाचन की अग्नि, शरीर का तापमान, देखने की शक्ति, गुस्सा, हिम्मत, ये सब तो पित्त के कारण है। पॉइंट है। वहीं ऋषि काप्य ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा, शरीर में जो मजबूती है, स्थिरता है, जोड़ों में जो चिकनाहट है, धैर्य और उत्साह है, ये सब तो कफ के कारण है। ठीक है। जिसमें सोम यानी जल तत्व की प्रधानता है। तो अब उस सभा में 3 अलग-अलग टीमें बन गईं। एक टीम वायु है, जो कह रही है कि वायु ही सुप्रीम है। दूसरी टीम पित्त, जो अग्नि को जरूरी मान रही है। और तीसरी टीम कफ, जो स्थिरता और जल तत्व को सबसे महत्वपूर्ण बता रही है। तो सही कौन है? यहीं पर इस सभा के अध्यक्ष भगवान पुनर्वसु आत्रेय अपना अंतिम निर्णय देते हैं। और वो क्या था? और उनका निर्णय ही आयुर्वेद का और शायद जीवन का भी सार है। उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, किसी को गलत नहीं ठहराया। उन्होंने कहा, सर्व एव भवन्तः सम्यग् आहुर अन्यत्र एकांतिक वचनात्। इसका मतलब आप सभी अपनी अपनी जगह सही कह रहे हैं, सिवाय इस एक बात के कि आप सिर्फ अपनी ही बात को अंतिम सत्य मान रहे हैं। वाह। उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम आपके तर्क में नहीं, आपकी जिद में है। आहा। सच तो ये है कि वात, पित्त और कफ तीनों जब संतुलित अवस्था में होते हैं,
तभी शरीर को स्वस्थ रखते हैं। कोई एक हीरो नहीं है। तीनों मिलकर काम करते हैं। हाँ, ये तीनों मिलकर शरीर को चलाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों मिलकर जीवन को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। तो स्वास्थ्य ईदर और वाली चीज नहीं, एंड वाली चीज है। बैलेंस ही सब कुछ है। बिल्कुल किसी एक का बॉस बनना ही बीमारी है। सही पकड़ा। उन्होंने कहा कि जब ये तीनों बिगड़ जाते हैं तो ये विकृत ऋतुओं की तरह दुनिया में प्रलय ला देते हैं। स्वास्थ्य इन तीनों का संतुलन है, कोई एक नहीं। इस एक विचार ने पूरी बहस को एक नतीजे पर पहुंचा दिया। और आयुर्वेद के सबसे बड़े सिद्धांत, त्रिदोष सिद्धांत की नींव रखी। जी, तो ये जो गहरी चर्चा थी, जो वायु के गुणों के एक सीधे से सवाल से शुरू हुई थी, वो हमें शरीर और ब्रह्मांड को चलाने वाले 3 मूलभूत सिद्धांतों, वात, पित्त और कफ के संतुलन तक ले आई। ये सिर्फ एक एकेडमिक बहस नहीं थी, बल्कि स्वास्थ्य और जीवन को देखने का एक समग्र, एक होलिस्टिक नजरिया था। और इस चर्चा का एक अंतिम विचार बहुत गहरा है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। क्या? जब ऋषि मरीचि ने पूछा था कि वायु की इतनी स्तुति करने का, इतनी तारीफ करने का एक डॉक्टर के लिए क्या फायदा है, तो वार्योवेद ने जवाब दिया कि वायु की शक्ति को ठीक से समझे बिना कोई भी वैद्य चिकित्सा कर ही नहीं सकता। सही बात है। और फिर उन्होंने एक अद्भुत बात कही, वायुर यथार्था स्तुतिरपि भवत्यारोग्याय बलवर्ण विवृद्धय परमायु प्रकर्षाय चेति। इसका मतलब? यानी वायु के असली स्वरूप को समझना और उसका सम्मान करना भी, सिर्फ उसे जानना और रेस्पेक्ट करना ही आरोग्य, बल, रंग और लंबी आयु देता है। वाह, मतलब नॉलेज इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ मेडिसिन। सिर्फ जानकारी लेना नहीं, बल्कि प्रकृति के नियमों के साथ अलाइन होना, उन्हें सम्मान देना। शायद यहीं से ही हीलिंग की शुरुआत होती है। बिल्कुल। तो आज सोचने के लिए अंतिम विचार यही है, क्या हमारे शरीर और ब्रह्मांड को चलाने वाले इन प्राकृतिक नियमों को गहराई से समझना अपने आप में एक तरह की चिकित्सा नहीं है? क्या ज्ञान स्वयं एक औषधि हो सकता है?